तो ये है हमारा अगला सेगमेंट टेक ट्रेंड्स। और सिमरन, अभी कुछ वक्त पहले तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, अब क्या अच्छा। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए कैसे संभव है कि हम अपने करोड़ों दर्शकों तक लगातार अपना एक प्रोग्राम पहुंचा पा रहे हैं? हाँ वैभव, वैसे सोचने की तो बात है लेकिन बहुत ही आसान है। सबको पता है कि तकनीक के माध्यम से आज ये संभव हो पा रहा है। बिल्कुल सिमरन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज अगर हम बात करें अंतरिक्ष में चंद्रयान या मंगलयान की, अगर हम बात करें डीप सी मिशंस, आर्कटिक और अंटार्कटिक रिसर्च की, अगर हम बात करें डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन बैंकिंग की, या फिर हम साथ ही साथ बात करें ड्रोन के माध्यम से लैंड मैपिंग की, या फिर डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की, भारत लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बुलंदियों के नए नए जो पैगाम हैं, आयाम हैं, उनको छूता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, तुमने सही कहा। और ये है नए भारत की ताकत। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के पास एक समान अवसर है आगे बढ़ने का। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति के पास मौका है अपनी प्रतिभा, अपने कौशल को सभी के सामने दिखाने का, उसे निखारने का। बिल्कुल सिमरन, कितनी अच्छी बात कही है आपने। और हमारे साथ तकनीकी विकास में, यानी नए भारत में तकनीकी विकास पर बात करने के लिए दो बेहद बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजेश कुमार पाठक जी, सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और बहुत ही खास मेहमान, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर IIT कानपुर एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आशुतोष जी, पाठक जी, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे आज के DD मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो सबसे पहला सवाल प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके विकास के लिए भारत सरकार की क्या क्या अहम भूमिकाएं हैं, उसके बारे में बताएं। बेशक ये जो विकास है, वर्तमान का हो भविष्य का हो, वो टेक्नोलॉजी पे ही आधारित है और उसके उपयोग पे आधारित है। तो उसमें सरकार की बहुत अहम भूमिका है। कहाँ से इसको शुरू करें? जैसे कि आपने इसरो की बात की थी, तो जो भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे डिफेंस हो, उसमें सभी सरकार के द्वारा ही कार्य किया जाता है। उनके जो संस्थान हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। उसके अलावा हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसमें IITs का बहुत योगदान है। जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थान हैं, CSIR लैब हैं, उनके द्वारा टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है। तो उसमें सभी सरकार का योगदान है। उसके अलावा हमारे जैसे कि इनोवेशन है, अभी स्टार्टअप हो रहे हैं, उनमें सरकार की भागीदारी होती है। उनके द्वारा ही ये मूवमेंट शुरू किया गया करीब 10 साल पहले, स्टार्टअप का, नवाचार जिसको कहते हैं, इनोवेशन का। तो इसमें सरकार की भूमिका बहुत बहुत अहम है। उसके अलावा जैसे कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हैं जो अभी कमर्शलाइज नहीं है, जो बाज़ार में नहीं हैं, उनको डेवलप करने के लिए बिना सरकार की मदद के वो संभव नहीं है। जैसे कि आपको उदाहरण दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करीब 5-10 साल पहले उभर कर आई। उसके लिए बहुत सारे संस्थान विकसित किए गए, मिशन बनाए गए। अभी क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है। तो जब तक कि वो टेक्नोलॉजी बाज़ार में नहीं आती तब तक प्राइवेट सेक्टर उसको आगे नहीं बढ़ाता, तब तक गवर्नमेंट की भूमिका बहुत बहुत उसमें अहम रहती है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रही हैं अभी। उसके अलावा इनको टेक्नोलॉजी को लागू करना, जैसे कि अभी ये जन धन योजना है, सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो विकास होता है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा ही वो सब किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जैसे संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वो सब मदद देती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ IITs में प्रोजेक्ट के द्वारा टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए। जी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल है राजेश कुमार पाठक जी से कि सर, भारतीय टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें भारतीय टेक्नोलॉजी विकास बोर्ड की भूमिका क्या है और ये क्यों बहुत ज़्यादा महत्व रखती है? वैभव, में आपके माध्यम से आपके दर्शकों को पहले इस जो हमारा संस्थान है वो क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसके उद्देश्य पे और इस पे आऊँगा। प्लीज।
जैसा कि आपको ज्ञात हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया में बेसिकली 3 तरह के संस्थान हैं। एक वैसा संस्थान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेंशन किया हो, जैसे इलेक्शन कमीशन, जी से ऑलरेडी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक बॉडीज जो हैं, वो 2 तरीके की होती हैं। एक है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास होता है। तो जो हमारा विकास बोर्ड है, तकनीकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये वैसी एक संस्थान है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्थान है, निकाय है, जो कि एक एक्ट 95 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट के थ्रू ये बना है। और उसके बाद एक आती हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑर्डर से संस्थाएं बनती हैं, जैसे नीति आयोग है या हमारे यहाँ टाइफैक है। तो ये आप समझ लीजिए कि भारत सरकार ने इस जो संस्थान बनाया था, इसका उद्देश्य बड़ा एक यूनिक टाइप की ये संस्थान है पूरे इकोसिस्टम में, जो आपको बहुत ही मतलब आगे मैं आप इस पे बात करूँगा इसके उस पर कि जब कॉमर्शियलाइजेशन की बात होती है किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको मार्केट में जाने के लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय ये संस्थान आपको भारत सरकार माध्यम से बहुत ही कम इवन इक्विटी भी और बहुत कम रेट, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर सके और अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में ले आ सके। तो बड़ा एक यूनिक संस्थान है। जी, और अगला सवाल प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी के किस क्षेत्र में भारत का अग्रणी यानी एक महत्वपूर्ण योगदान है? सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मैं ये पहले बताना चाहूँगा आपको, दर्शकों को, कि इससे सिर्फ 10 साल पहले जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में पब्लिकेशंस हैं, उनके द्वारा जाना जाता है कि हम में कितनी स्ट्रेंथ है साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो 10 साल पहले हम दुनिया में 8वें नंबर पे थे हमारे साइंस टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस में। अब हम बहुत तेज़ी से बढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं दुनिया के अंदर। इसी तरह से हमारी जो ये नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, 2015 में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था। तब 70 स्टार्टअप थी पूरे देश के अंदर, 70 रजिस्टर्ड थी। आज 70,000 के ऊपर है। तो आप देखिए कि कितनी तेज़ी से ये इसका विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ करते हुए उसको करने का। तो हम किस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हर तरह के क्षेत्र, अगर आप देखें, स्पेस, इसरो, सभी जानते हैं कितनी प्रगति की है। ऐसे ही हमने एटॉमिक एनर्जी के अंदर प्रगति की है। और अभी जैसे सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर मिशन शुरू हुआ था 2016 में। अब हम करीब 70% जो सुपर कंप्यूटर के भाग हैं वो भारत में ही विकसित किए गए हैं, भारत में निर्माण किया गया है, भारत में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप देखें कटिंग एज एरियाज जो हैं साइंस के, टेक्नोलॉजी के, जैसे मटेरियल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इस सभी के अंदर भारत का तीसरा स्थान अभी दुनिया के अंदर है जी। तो प्रगति बहुत तेज़ी से की गई है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसमें भी अब भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। ऐसे ही पेटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप कोई भी इंडिकेटर देखें विकास का साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो वो बहुत उन सभी का तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 8-10 साल के अंदर। और किस चीज़ में हमारी भागीदारी, हालांकि एक सेक्टर नहीं है जिसमें कि भागीदारी कह सकें कि इसी में है, क्योंकि इसका तो सर्वांगीण विकास पूरे देश का सभी तरह की टेक्नोलॉजी से होता है। जैसे कि हमारे कुछ जो हमारी खुद की समस्याएं हैं, जो ये नहीं है कि उसको कोई दूसरा देश सॉल्व करेगा, उसमें भी हमने तरक्की की है। जैसे आप इसको देखें, बहुत छोटी सी चीज़ है, जब हम चुनाव में वोट डालते हैं तो एक इंक का यूज़ होता है। वो इंक कहीं और यूज़ नहीं होती पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में यूज़ होती है। तो उसका विकास किया गया, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी देखते हुए हम उसके सलूशन ढूंढते हैं भारत के अंदर। और जो हाई टेक चीज़ें हैं उसका भी सलूशन ढूंढते हैं। तो इसका जितना मतलब मैं कहूँगा पिछले 10 साल में बढ़ा है तेज़ी से, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सर। और हर चीज़ों में आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल, यानी सर Absolutely, sir. ज़रूरतों को आधार बनाकर ही विकास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी शब्द जो आशुतोष जी ने हमें दिया वो है कि आत्मनिर्भरता, जी, मतलब सेल्फ जी, रिलायंस। जी। हमें जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई क्षेत्र हो, कोई बड़ी से बड़ी पॉलिसी हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन हो या जनता तक उसकी बात पहुंचाना हो, या फिर एक आम सी बात जिस पे शायद हम और आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो इंक है तो वो भी हम आप बना रहे हैं। पाठक जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि भारत में टेक्नोलॉजी विकास बोर्ड का उद्देश्य क्या है और वो कौन कौन सी पहल हैं जिसके जरिए उस उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है? वैभव, मैं आपको जो पहले बात बताई उससे आगे अब कहता हूँ। बिल्कुल। जैसा सर ने कहा कि आत्मनिर्भर, तो 2-3 मैं बातें बताना चाहूँगा अपने संस्थान के बारे में जिस पे मुझे बहुत गर्व है। और आज हम कोविड वैक्सीन बना पाए, सभी को पता है जी, लेकिन उसकी जो जड़ है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आप नींव की पत्थर रखते हैं, जी, वो नींव का पत्थर जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने रखा था 1997 में। हमारी संस्थान बनी है 96 में। उस समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए कुछ साइंटिस्ट बाहर से आए इंडिया, और उन्होंने कहा कि हम ये बनाएंगे, लेकिन उस समय रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम थी बैंकों को, उन्होंने फाइनेंस नहीं करना चाहते थे। वैसे प्रोजेक्ट को भारत सरकार के संस्थान ने दिया, और आप देखिए जो भी फाइनेंस का फार्मा सेक्टर, उसके सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो जो नींव बना उससे आज हम ये बना पाए। एक और एग्जांपल देता हूँ, आज हम लोग सब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। जी, आपको सोच के या जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वर्ष 2000 में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने रेवा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके प्रोजेक्ट को फंड किया था 20 साल पहले, और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। आज भी जैसा सर ने बताया ड्रोन क्षेत्र में, इनफैक्ट मेरी पहली प्रोजेक्ट जो सर को भी पता है, सर ही हमें यहाँ लाने वाले हैं, एक बॉटलैब डायनेमिक्स जो आईआईटी दिल्ली का इंक्यूबेटेड है, वो ड्रोन स्वार्म्स हो जो 29 तारीख को 2022 में उन्होंने बीटिंग रिट्रीट में किया था, और वी बिकम द 4th इन द वर्ल्ड टू हैव फ्लो मोर देन 1000 ड्रोन्स। इस तरीके के जो यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा, हम 86% ऑफ जो मेडिकल इक्विपमेंट, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट हम बाहर से मंगाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगी, कुछ और इक्विपमेंट है जैसे लीनियर एक्सीलेटर, लाइनेक मशीन, वो हमारी एक संस्थान बेंगलोर में बना रही है, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है सीरी पिलानी से, जो CSIR इंस्टीट्यूट, और ये हम बाहर अब देशों को बेच रहे हैं। इवन US में उसके एक्सपोर्ट की डिमांड हो रही है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उसकी कॉस्ट करीब 25 करोड़ की है, और ये जो हम बना रहे हैं उसकी 12-13 करोड़ की जो संस्थान। बिल्कुल। इस तरीके के आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम्स पे हमारे संस्थान ने बड़ा यूनिक योगदान दिया है और आगे भी देंगे। बिल्कुल सर, आवश्यक। और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी सारी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सर, ऐसे में एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को और इंक्रीज़ करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी निसंदेह कम रही है। जैसा कि अब ये जो पाइपलाइन है टेक्नोलॉजी की, वो कहाँ से डेवलप होती है। अगर आप देखें IITs वगैरह में पढ़ के, तो वहाँ पे महिला, मैं जब IIT में पढ़ता था, BTech कर रहा था, तो करीब 5% थी। आज वो बढ़कर के करीब 22% हो गई हैं। जी सर। और ये भी अभी हुआ है, करीब 10% थी 8 साल पहले। तो ये इसके अंदर सीट बढ़ाई गई हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल। तो जब तक वो मतलब कि टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगी तब तक आगे वो उनकी भागीदारी कैसे संभव है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारे जैसे डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी ने एक स्कीम चालू की थी, तो बोलते हैं विज्ञान ज्योति। तो उसमें महिलाओं को जो हाई स्कूल में हैं उनको हर तरह से मदद करना, जिससे कि वो IITs NITs में तकनीकी विभागों में प्रवेश लें। तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके लिए एक अलग स्कीम है महिलाओं के लिए, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलें तो वो रिसर्च करके उससे आगे बढ़ें। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम हैं। एक उसको बोलते हैं WAS-A, WAS-B, WAS-C। तो WAS-C बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर महिला वैज्ञानिकों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR, पेटेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं वो सीख कर
अपना कंपनी चला रही हैं, लॉ इसकी IPR की कंपनी चला रही हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह से महिलाओं को देखा जाता है कि उनके कैरियर में ब्रेक आ जाता है, कई बार फैमिली रीज़न से या दूसरे रीज़न से रीलोकेट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो कैरियर में ब्रेक आ जाता है, मुश्किल होती है वापस जॉब को ढूंढना वगैरह। तो उसके लिए स्कीम चलाई गई हैं जिससे कि जब आपके कैरियर में ब्रेक आ रहा है उस वक्त से ना घर जाके बैठ जाएं, बल्कि कि कहीं कार्य करते रहें जब तक कि आपको दूसरी परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती। तो इस तरह से कई सारी सशक्तिकरण के लिए, महिला वैज्ञानिकों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी स्कीम हैं। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो साइंस से डील करते हैं उन सब में ये स्कीम चल रही हैं और उसके बहुत अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इस नतीजे को देखें कि पहले क्या कितने नंबर थे, अब क्या हैं जी सर। तो बहुत इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और सर मैं एक सवाल राजेश जी से पूछना चाहूँगा कि सर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की जो भविष्य की योजनाएं हैं वो उनके बारे में अगर आप हमें बताएं। अभी कुछ हम लोग 2-3 यूनिक एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। उसके पहले भविष्य की मैं बात करूं तो पिछले कुछ वर्षों की मैं आपको जानकारी दूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। आजकल हम लोग बात करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर की, ठीक है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहला टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBIs, वो क्या जो प्रणय जो सूत्रधार है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है। करीब हमने 35 TBIs क्रिएट किए थे क्रॉस इंडिया। बाद में DST ने उस प्रोग्राम को लिया। अभी करीब 160-70 TBIs हैं। अभी जस्ट हम लोग इसी महीने एक नेशनल टेक्नोलॉजी वीक भी सेलिब्रेट किए जिसका थीम था स्कूल टू ए स्टार्टअप। यस सर। अब ये सारे 12-13 डिपार्टमेंट्स भारत सरकार के मिल करके उस पर हम लोगों ने बच्चों को एक्सपोजर की बात की कि उनको पता चले कि स्कूल से आगे क्या क्या इकोसिस्टम अवेलेबल है और कैसे हम स्टार्टअप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस माध्यम से आप देखें कि जो अटल टिंकरिंग लैब है जो 2016 में शुरू की गई थी, तो पूरी गवर्नमेंट की, जैसा सर ने भी बताया कि पहले नहीं थी 14-15 से पहले, लेकिन पिछले 9-10 सालों में जो ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ, अभी ये 1 लाख के करीब हमारा स्टार्टअप है। तो वो जो TBI और जो आपको अटल टिंकरिंग लैब है वो क्लास 6 से बच्चों को वो साइंस के प्रति कि भाई आप समाज के किसी भी प्रॉब्लम पे आप सोचना शुरू करें, उनके दिमाग में हो जाता है, फिर आगे निकलते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोर देन 10,000 ऐसा लैब्स क्रॉस इंडिया बने टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन में, और करीब 75 लाख बच्चे इसमें 12 लाख से ऊपर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे जब निकल के आएंगे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा टिंकरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर, तो उनको एक्सपोजर दिया गया था स्टार्टअप की। ऐसे ही ये स्टार्टअप में हमारी काफ़ी योगदान है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि अभी पिछले कुछ सालों में कि एक जो अनछुआ पहलू है उस पहलू पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल कि जो रिसर्च होती है, जैसे आपका मॉलिक्यूल एग्रीकल्चर में बना या आपका इसमें उसकी जो इसके लिए ट्रायल के लिए, फील्ड ट्रायल के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सा काम हो रहा है। और ऐसे में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, मैं चाहूँगी कि संक्षिप्त रूप से आप हमें ये बताएं कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं। भविष्य की योजनाएं बहुत हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब बहुत तेज़ी से उभर कर आ रही है। चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, चाहे क्वांटम कम्युनिकेशन हो, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन, चाहे क्वांटम डिवाइसेस हों, तो इसका एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया गया है 6,000 करोड़ का जी। उसके द्वारा कैपेसिटी इसमें बनाई जाएगी, क्योंकि बाज़ार से आने के पहले उसमें बहुत शोध की ज़रूरत होती है। हाँ, जो कि वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे एक दूसरा मिशन है साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो आप दर्शकों ने इंडस्ट्री 4.0 का नाम सुना होगा। तो इंडस्ट्री 4.0 में जो मशीन्स होती हैं, खुद अपना सोच करने वाली मशीनें, उनका विकास करना, तो ये भविष्य टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पर उसके अलावा जैसे कि हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, इन सभी मुद्दों में हमें टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। तो पॉलिसी पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बिना पॉलिसी के साइंस टेक्नोलॉजी कार्य नहीं कर सकती। बिल्कुल और ये पॉलिसी, फॉर एग्जांपल ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, मेरा भी इसमें सौभाग्य रहा, करीब 7 साल में इसका चेयरमैन था। तो ये बहुत मतलब कि जो भारत की टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कमर्शलाइज किया जाए,
ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का कार्य है। लेकिन मैं पॉलिसी के बारे में आपको एक उदाहरण दूंगा, इससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, पहले अभी एक पॉलिसी है हमारी अंतरिक्ष की कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलके कैसे सैटेलाइट्स और इन सब में कार्य करें। दूसरी पॉलिसी है उसके साथ ही ड्रोन की। तो पहले शायद आपको पता हो, पहले ड्रोन को उड़ाना और बनाना दोनों ही संभव नहीं था। बिल्कुल सर। उसके अलावा तीसरी पॉलिसी आई सर्वे और मैपिंग की, जो पहले किसी को अप्रूवल की जरूरत होती थी, बहुत मुश्किल था, 8-10 महीने लगते थे। ये तीनों लिबरलाइज कर दिए गए हैं सेक्टर, इनको डीरेगुलेट किया, जिससे कि हमारे जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा सके। बिल्कुल सर। और नए भारत में तकनीकी विकास से जुड़ी हुई जो अहम जानकारियां हमारे दोनों मेहमानों ने हमारे साथ साझा की हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे श्री राजेश कुमार पाठक जी और साथ ही प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।